हेलो एवरीवन, मैं लोकेंद्र चतुर्वेदी विश्व गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ा रहा था, जिसमें चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ था। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें मैं पढ़ाने वाला हूं। तो प्लीज़ बहुत मन लगा करके सुनिएगा, समझिएगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है, विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज़ आप लोग कमेंट में अपनी बात लिखिएगा, या जो टेलीग्राम पर ग्रुप है हमारा विश्व गुरु क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप उस पर डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उदासीन बिंदु के बारे में कि उदासीन बिंदु क्या होते हैं। तो उदासीन बिंदुओं को समझने के लिए एक कंसेप्चुअल टॉपिक है। यदि आपने एक बार समझ लिया तो आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे, इसलिए अच्छे से समझिएगा। देखिए, हमने आपको एक बात शुरू में ही बताई थी जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो स्वयं एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी स्वयं एक चुंबक के भांति व्यवहार करती है। इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है कंपास सुई, जिसकी सहायता से हम लोग दिशा का पता करते हैं। क्योंकि यदि आप पूरी पृथ्वी पर कहीं भी चले जाइएगा, कंपास सुई आप कहीं भी रखेंगे, उसका एक सिरा हमेशा उत्तर की ओर और दूसरा सिरा हमेशा दक्षिण की ओर ही ठहरता है। मतलब मेरा ये है, जैसे ये कंपास सुई है, इसकी डिबिया होती है कंपास सुई की, इसमें अंदर ये कंपास सुई लगी रहती है। इसमें इस तरह से ये सुई होती है। एक तरफ इसमें होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव और एक तरफ होता है उत्तरी ध्रुव। आप इस सुई को कैसे भी करके किसी भी दिशा में पहले घुमा दीजिएगा, लेकिन जब ये सुई ठहरेगी तो इसका ये जो उत्तरी ध्रुव होगा ये हमेशा उत्तर दिशा में होगा और जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो हमेशा दक्षिण दिशा में होगा। इसके साथ साथ मैंने चुंबक के बारे में भी आपको बताया था कि यदि हम क्या करते हैं, एक मान लीजिए धागे से एक हम चुंबक बांध देते हैं, लटका देते हैं। ये चुंबक इस तरह से एक चुंबक है, मान लीजिए ये है हमारा दंड चुंबक या छड़ चुंबक, दंड चुंबक या छड़ चुंबक। इसमें एक जो सिरा होता है वो उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर हम क्या करते हैं, इस चुंबक को इस तरह से एक धागे में बांध करके और मुक्त रूप से लटका देते हैं। मुक्त रूप से लटकाने का मतलब है कि फ्रीली ये किसी भी दिशा में घूम सकती है। तो आप इसको किसी भी दिशा में पहले घुमा दीजिएगा, लेकिन जब ये चुंबक ठहरेगी तो हमेशा इसका ये सिरा उत्तर दिशा में होगा और ये जो दक्षिण ध्रुव होगा वो हमेशा दक्षिण दिशा में होगा। चूँकि हमारी जो कंपास होती है, कंपास सुई या चुंबकीय सुई, ये स्वयं में एक छोटी सी चुंबक होती है। तो जो व्यवहार ये बड़ी चुंबक करेगी वही ये सुई भी करती है। इस स्थिति में आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि सुई को हम किसी भी दिशा में घुमा देते हैं, लेकिन फाइनली वो घूम करके उत्तर और दक्षिण में ठहर जाती है। यानी सुई को कोई घुमा रहा है, और कौन घुमाता है हम आपको ये लास्ट क्लास में बता चुके हैं। वलयुग्म जो होता है
वो क्या करता है, चुंबकीय सुई को यानी कंपास सुई को क्या करता है, घुमा देता है, सुई को घुमा देता है। ठीक है, और इसी बलयुग्म के कारण ये सुई जो है घूम जाती है और एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। राइट। अब थोड़ा आप याद कीजिए, मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा जब बताई हुई थी तो क्या बोला था मैंने आपको बताया था ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर क्या आरोपित होता है, वलयुग्म आरोपित होता है, और वो वलयुग्म क्या करता है, सुई को एक निश्चित दिशा में घुमा देता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि कंपास सुई को हम कहीं पर भी रख रहे हैं, उस पर एक वलयुग्म लग रहा है और वो सुई को घुमा रहा है। तो कंपास सुई पर वलयुग्म का लगना ये प्रमाणित करता है कि पृथ्वी तल पर आप कहीं भी चले जाइए, एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि ये किसका है, तो सीधी सी बात है, ये पृथ्वी का स्वयं का है। यानी पृथ्वी हमारी स्वयं एक चुंबक जैसा व्यवहार कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है, इसके बारे में जो वास्तविक कारण है वो अब तक कोई जान नहीं पाया है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। हालांकि एक सिद्धांत जो है, जो सर्वाधिक हमारी चीज़ों को प्रमाणित करता है, वो सिद्धांत एक है कि पृथ्वी के बीचों बीच जैसे कि एक बड़ा सा चुंबक रखा हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस प्रकार का कोई चुंबक पृथ्वी के केंद्र पर मौजूद नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र का तापमान बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर ठोस अवस्था में कोई भी धातु मौजूद रह ही नहीं सकती है, वो पिघल जाएगी। लेकिन वो एक सिद्धांत है जो हमारे इन सारे व्यवहारों की जो वह व्याख्या कर देता है, उसको एक्सप्लेन कर देता है। वो आप जब 11th या 12th में जाएंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल आप लोग इतने से काम चलाइए कि हमारी पृथ्वी स्वयं एक चुंबक जैसा व्यवहार करती है। ठीक है, और ये इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे कि पृथ्वी के बीचों बीच केंद्र में एक बड़ा सा चुंबक रखा गया हो, जिसका जो दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर है और उसका जो उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर है। देखिए, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है वो भी आपको पता होगा। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ना, वो एक काल्पनिक अक्ष के चारों ओर, अब एक काल्पनिक अक्ष है, वास्तव में तो ऐसी कोई अक्ष है नहीं, एक काल्पनिक अक्ष के चारों ओर पश्चिम दिशा से, ये पश्चिम दिशा है और इधर पूरब दिशा है। और ये तिरछी हमने इसलिए बनाई हुई है क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो लगभग 23.5 अंश झुकी हुई है। यानी ये जो कोण है, ये कोण जो है वो कितना है, 23.5 डिग्री, 23.5 अंश। यानी हमारी पृथ्वी इस तरह से नहीं घूम रही है कि सीधे सीधे घूम रही होती है, ऐसे नहीं घूम रही है, बल्कि ये झुकी हुई है। और कितनी झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकी हुई है। ये भूगोल की बातें हैं, क्यों झुकी हुई है तो उसका कारण आपको समझ में तभी आएगा जब आप पूरा इसका कंसेप्ट समझेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, चलिए, तो इतना हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरह से झुकी हुई है और पश्चिम से पूरब की ओर एक काल्पनिक अक्ष के चारों ओर घूम रही है। अब ये जो काल्पनिक अक्ष है वो हमारे पृथ्वी की सतह के 2 बिंदुओं से गुजरती है। ये जो ऊपर का बिंदु है इसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव N, और जो नीचे का बिंदु है इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव S। तो हमारी जो पृथ्वी है वो इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे कि इसके केंद्र में बीचों बीच एक बड़ा सा चुंबक रखा है और उस चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिरकार ऐसा हम क्यों ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण ध्रुव की ओर है और दक्षिणी ध्रुव उत्तर ध्रुव की ओर है। इतना हम लोगों ने जान लिया।
अब चूंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है और उसका चुंबकीय क्षेत्र हर जगह मौजूद है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? दिशा जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इसको व्यक्त करना चाहते हैं, तो एक्सप्रेस करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, ये मैंने आपको बताया था। और जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा उत्तर से दूर की ओर होती है और दक्षिण की ओर होती है। आप देखें ध्यान से, उत्तर, अगर हम इस बिंदु पर दिशा बताएंगे तो उत्तर से कहाँ होगी? दूर की ओर, यानी ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से दर्शाते हैं। अगर हम बात करेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, उत्तर से दक्षिण की ओर। और अगर हम बात करेंगे इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे कहाँ होगी? दक्षिण की ओर होगी। देखिए आप ध्यान से, उत्तर से दूर की ओर, बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर और इधर दक्षिण की ओर, इस तरह से। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ भी उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये हम आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो बल रेखाएं होती हैं वो दिशा का प्रदर्शन करती हैं। प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल रही होती है, तो हम उस बिंदु पर क्या करते हैं? स्पर्श रेखा खींच करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता कर लेते हैं। तो अगर हम एक चुंबक के लिए देखें तो इस बिंदु पर अगर हम चुंबक की अक्ष के अनुदेश देखें, ये अक्ष क्या होगी चुंबक की? चुंबक के बीचों बीच से गुजरने वाली ये रेखा। तो अगर हम अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे तो बेटा ये पक्का है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दूर की ओर होगी, है ना? क्यों? क्योंकि चुंबकीय सुई का जो ये सिरा जो होगा उत्तरी ध्रुव की ओर होगा और ये जो इसका ये सिरा होगा चुंबकीय सुई का वो दूर की ओर होगा, है ना? चुंबकीय सुई के माध्यम से हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और चुंबकीय सुई वास्तव में एक छोटा सा चुंबक होती है जिसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण, ये बनी हुई है। तो इसका जो उत्तरी ध्रुव होगा ये दक्षिणी ध्रुव को अपनी ओर खींचेगा और दूर की ओर जाएगा उत्तरी ध्रुव। तो इस तरह से बेटा इस पॉइंट पे दिशा क्या होगी? उत्तर से दूर की ओर। अगर हम इस पॉइंट पे यहाँ देखेंगे अक्ष के अनुदिश तो वो होगी दक्षिण की ओर, और इस पॉइंट पे देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर, यहाँ भी उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, तो यही कंसेप्ट हमारा यहाँ भी लागू होगा। क्योंकि चुंबक ये नहीं है, चुंबक है अंदर, है नहीं, ऐसा सिद्धांत माना जाता है। इस प्रकार का व्यवहार है हमारी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबक का ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो जो बाहर यानी यहाँ पे कहीं भी हम दिशा देखेंगे, कहीं भी दिशा देखेंगे तो वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। तो आप पृथ्वी पर कहीं भी चले जाइएगा, जो दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की वो हमेशा कहाँ होगी? पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, ये हमेशा हमारे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण कौन है? ये है दक्षिण। अंदर देखोगे तो ये पृथ्वी के भीतर जो चुंबक माना जाता है उसका ये उत्तर होगा सिरा और ये दक्षिण होगा। तो जो बाहर बिंदु पर दिशा होती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है, तो उस हिसाब से दक्षिण से उत्तर की ओर दिशा हो जाती है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बेटा, दिशा होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ये लेकिन उत्तरी ध्रुव किसका होना चाहिए? चुंबक का, राइट। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर दिशा होगी। लेकिन जब आप पृथ्वी के तल पर देखेंगे तो जहाँ चुंबक का उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव होता है, और जहाँ दक्षिणी ध्रुव है चुंबक का वहाँ पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होता है। तो उस हिसाब से दक्षिण से उत्तर की ओर दिशा हो जाती है, एक बात। दूसरी बात, चूँकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा बदलती रहती है। वो कभी पृथ्वी के तल के समांतर होती है, कभी पृथ्वी के तल के लंबवत भी होती है। कहाँ?
ध्रुवों पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो पृथ्वी के तल के लंबवत होगी। और विषुवत रेखा जो होती है यानी भूमध्य रेखा, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हो गए ध्रुव, ठीक है, ये हो गए ध्रुव और ये हो गई भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा पर आप कहीं भी बिंदु ले लेंगे, वहाँ पर जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो पृथ्वी के तल के समांतर होगी। और अगर यहाँ देखेंगे, ध्रुवों पर देखेंगे, तो यहाँ पर होगी पृथ्वी के तल के लंबवत, राइट। तो इस तरह से जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो बदलती रहती है। अगर हम कोई बिंदु चुनते हैं यहाँ पर, तो अब देखिए आप, न तो ये विषुवत रेखा है यानी न तो ये भूमध्य रेखा है यहाँ पर, और न ही यहाँ पे ध्रुव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो न तो पृथ्वी के तल के समांतर होगी और न पृथ्वी के तल के लंबवत होगी, ना ही समांतर होगी ना ही लंबवत होगी। मतलब सीधी बात यह है कि अगर हमारी ये पृथ्वी का तल है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा न तो इसके समांतर होगी, राइट, ये समांतर नहीं होगी, ना ही इसके लंबवत होगी, ये भी नहीं होगी। तो ना समांतर होगी ना लंबवत होगी, फिर क्या होगी? तो सीधी सी बात यह है कि फिर कुछ इस प्रकार से दिशा होगी, यानी कि न लंबवत और न ही क्षैतिज। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसके दो घटक कर लेते हैं। एक होता है क्षैतिज घटक और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। इस तरह से हम इस चुंबकीय क्षेत्र को दो घटकों में बांट देते हैं। एक घटक जो होता है वो कहलाता है आपका क्षैतिज घटक और एक जो होता है वो ऊर्ध्वाधर घटक। जो क्षैतिज घटक होगा वो हमेशा पृथ्वी के तल के समांतर होगा और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो हमेशा पृथ्वी के तल के लंबवत होगा, ठीक है। तो बेटा समांतर कौन होगा? क्षैतिज घटक, राइट। चलिए, तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक की जैसा व्यवहार करती है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे बदलती है, कहाँ पृथ्वी के तल के समांतर होती है, कहाँ पृथ्वी के तल के लंबवत होती है। और अगर हम न तो विषुवत रेखा पर देखें ना ही ध्रुवों पर देखें, किसी अन्य बिंदु पर देखें, तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा वो न समांतर होगा पृथ्वी के तल के, न लंबवत होगा। तो उस स्थिति में हम इस चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक बनाते हैं। बेटा ये सदिशों का वियोजन है, वेक्टर को तोड़ना है, ठीक है। ये आप हायर क्लासेस पढ़ेंगे कि किसी सदिश को हम दो घटकों में कैसे वियोजित करते हैं। तो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इसके हम दो घटक करते हैं, एक होता है क्षैतिज घटक, एक होता है ऊर्ध्व घटक। तो जो क्षैतिज घटक होगा वो पृथ्वी के तल के समांतर होगा, इसका ही काम है, अभी जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसमें क्षैतिज घटक का काम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम तुमसे पूछें कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है उसकी दिशा क्या होगी, तो बेटा उसकी दिशा हमेशा दक्षिण से उत्तर की ओर होगी और पृथ्वी के तल के समांतर होगी। कहीं पर भी आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं इस बिंदु की, तो इस बिंदु पर ये जो दिशा होगी, देख सकते हो ये जो दिशा है वो कहाँ है? उत्तर की ओर। कहाँ से? दक्षिण से, और पृथ्वी के तल के समांतर है। अगर मैं इस बिंदु पर पूछूं तो भी आपकी ये दिशा होगी, ये पृथ्वी के तल के समांतर है और कहाँ है? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं इतना सब एक्सप्लेन किया हूँ, इसका सिर्फ एक कारण है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर जगह मौजूद है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज है, ध्रुवों पर लंबवत है। इसके अलावा आप कहीं भी देखेंगे तो ना लंबवत है और ना ही क्षैतिज है। उस स्थिति में हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक करते हैं, क्षैतिज घटक जो पृथ्वी के तल के हमेशा समांतर रहेगा, ऊर्ध्व घटक जो पृथ्वी के तल के लंबवत रहेगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्षैतिज घटक जो है वो हर जगह मौजूद है, बिल्कुल है। उसकी दिशा क्या होगी? उसकी दिशा हमेशा दक्षिण से उत्तर की ओर होगी और पृथ्वी के तल के समांतर होगी। क्या क्षैतिज घटक नियत है? जी नहीं, न तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नियत है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र नियत नहीं है तो फिर क्षैतिज घटक नियत कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता रहता है। बदलता तो नहीं है, लेकिन चूंकि सदिश है और सदिश में दो चीज़ें होती हैं, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। अगर परिमाण या दिशा में से कुछ एक भी बदलेगा
तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, और जो दिशा होती है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की वो लगातार बदलती है, और इसीलिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नियत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं उदासीन बिंदु की, ये हमें क्या होते हैं और कब मिलते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका प्रदर्शन हम चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा करते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि बताइएगा ये जो बिंदु है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है, तो सीधी सी बात एक है बेटा कि अगर यहाँ से कोई भी चुंबकीय बल रेखा गुजर सकती है, यानी इस बिंदु पर यदि हमें चुंबकीय बल रेखा गुजरती हुई प्राप्त होती है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, और अगर इस बिंदु पर हमें कोई भी चुंबकीय बल रेखा प्राप्त नहीं हो रही है इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा किया जाता है। मैंने बताया है यदि चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं तो इसका मतलब ये होता है सघन अगर है चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं जो है वो सघन है, इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक है, यहाँ पे अधिक चुंबकीय क्षेत्र, ये भी मैंने बताया। अगर हमें दूर दूर चुंबकीय बल रेखाएं बिखरी हुई मिलती हैं इसका मतलब प्रबलता कम है, हमने आपको ये भी बताया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद हमें यही मिलेगी नहीं, अगर आप यहाँ चुंबकीय बल रेखा खींचेंगे तो यहाँ भी मिल जाएगी, यहाँ खींचेंगे तो यहाँ भी मिल जाएगी, यानी किसी भी बिंदु पर जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है अगर आप चुंबकीय बल रेखा खींचना शुरू करेंगे तो आपको चुंबकीय बल रेखा प्राप्त हो जाएगी। अगर बहुत सघन प्राप्त होती हैं इसका मतलब प्रबलता ज़्यादा है, और अगर विरल प्राप्त होती हैं एक चुंबकीय बल रेखा से दूसरे चुंबकीय बल रेखा के बीच की दूरी अगर ज़्यादा निकल के आती है इसका मतलब प्रबलता कम है। ठीक है, लेकिन यदि कोई ऐसा बिंदु है जहाँ पर चुंबकीय बल रेखा प्राप्त ही नहीं हो रही है, मतलब क्या हुआ, मतलब उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरेगी। क्यों? क्योंकि उस पर वॉल्यूम कार्य करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो चुंबकीय सुई को ना जिस दिशा में हम लोग ठहरा देंगे वो उसी दिशा में ठहर जाएगी। क्यों? क्योंकि चूंकि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है नहीं, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो वलयुग्म कार्य नहीं करेगा, वलयुग्म कार्य नहीं करेगा तो चुंबकीय सुई घूमेगी नहीं। राइट, तो उदासीन बिंदु वे बिंदु होते हैं जिनसे कोई भी चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरती है। तो मैं लिखूंगा वे बिंदु जिनसे होकर कोई भी चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरती है। ऐसा होता क्यों है बेटा? क्योंकि चुंबकीय बल रेखा न गुजरने का कारण ये है कि उस बिंदु पर चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में नहीं घूमती है, आप किसी भी दिशा में घुमा करके उसको छोड़ सकते हो, वो उसी दिशा में रहेगी। क्यों? क्योंकि उन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है शून्य, लिहाजा कोई वलयुग्म कार्य नहीं करता है और इसीलिए चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में नहीं घूम पाती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं अर्थात इन बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, शून्य होता है। तो उदासीन बिंदु मतलब वे बिंदु जिनसे होकर कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरती है, अर्थात इन बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अब आखिरकार शून्य होता क्यों है? अभी तो मैंने आपको बताया है कि हमारी पृथ्वी के तल पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मौजूद ना हो। बस यही तो कारण है। समझते हैं कैसे। देखिए, उदासीन बिंदु यदि हमें प्राप्त करना है तो हमें चुंबक को दो प्रकार से रखना होगा। मान लीजिए मेरे पास एक चुंबक है
और कैसी चुंबक है? क्षण चुंबक या दंड चुंबक। क्षण चुंबक या दंड चुंबक। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक प्रैक्टिकल है जो आपको इंटरमीडिएट में कराया जाएगा, 11th और 12th में करने को मिलता है। ठीक है, तो एक दंड या क्षण चुंबक हमें दी जाती है। दंड या क्षण चुंबक कैसे होती है? सिंपल, ये जो घनाभ के आकार की होती है, ये जो होती है इसे ही हम कहते हैं दंड या क्षण चुंबक, राइट। तो इसमें दो ध्रुव होते हैं, N और S। दो ध्रुव होंगे, एक तरफ होगा N, एक तरफ होगा S। तो इस तरह से ये चुंबक होती है। इस चुंबक की सहायता से हमें चुंबकीय बल रेखाएं खींचनी होती हैं और उसके लिए दो स्थितियां हमें मिलती हैं। एक स्थिति ये मिलती है कि जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव है वो उत्तर दिशा की ओर हो और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर हो, तब हमें चुंबकीय बल रेखाएं खींचनी होती हैं। और एक बार ये दिशा पलट दी जाती है, यानी चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी के उत्तर की ओर और जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी के दक्षिण की ओर। ये दो स्थितियां होती हैं और इन दोनों ही स्थितियों में जब हम बल रेखाएं खींचते हैं तो हमें दो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ इस पूरे प्रैक्टिकल को इस बोर्ड पर समझाने की, क्योंकि यहाँ लैब तो है नहीं जो मैं प्रैक्टिकल कराऊँ। आप लोग कोशिश करेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। फिर यदि इन फ्यूचर आपको प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा तो बहुत इजीली आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाएंगे, और यदि नहीं मिलेगा तो भी आपको पूरी बात समझ में आज आ जाएगी। देखिए, मान लीजिए मैंने क्या किया, सपोज ये हमारी है उत्तर दिशा और ये जो है हमारी नीचे वो है दक्षिण दिशा। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ठीक। मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वी है वो चूंकि स्वयं चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है और हर जगह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, इसकी दिशा बदलती रहती है। लेकिन जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है, अभी मैंने आपको समझाया था, क्षैतिज घटक हमेशा पृथ्वी के तल के समांतर होता है और उसकी दिशा हमेशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो हम चार बिंदु लेते हैं। सपोज एक बिंदु यहाँ ले लिया हमने, यहाँ पर ये दिशा है, देखिए H ये है क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इसको हम H से प्रदर्शित करते हैं। तो इस बिंदु पर यदि मैं आपसे कहूँ दिशा क्या होगी, दक्षिण से उत्तर की ओर, यही दिशा होगी। अगर मैं आपसे कहूँ इस बिंदु पर क्या होगी, तो इस बिंदु पर भी दक्षिण से उत्तर की ओर यही दिशा होगी। अगर मैं बात करूं इस बिंदु पर क्या होगी, ये सब मिटा देता हूं। अगर मैं बात करूं इस बिंदु पर क्या होगी, तो इस बिंदु पर भी दक्षिण से उत्तर की ओर, ये उत्तर दिशा है नीचे ऊपर और नीचे दक्षिण दिशा है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस बिंदु पर क्या होगी, तो इस बिंदु पर जो दिशा होगी वो भी दक्षिण से उत्तर की ओर। जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है उसकी दिशा हमेशा पृथ्वी के तल के समांतर होगी और दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। हमने चार बिंदु ले लिए और चारों पर ये हमने क्षैतिज घटक की दिशा को प्रदर्शित कर दिया। अब करना क्या है, अब हमें मान लीजिए एक चुंबक दी गई है, ये है चुंबक, इसका ये जो है वो उत्तरी ध्रुव है और ये जो है वो दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबक को हमने इस तरह से रख दिया कि जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है वो उत्तर दिशा की ओर है और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर है। उस स्थिति में क्या होगा हम समझेंगे। ये जो दो बिंदु हमने लिए हैं ये चुंबक की अक्ष के अनुदिश लिए, आप देख सकते हो, ये चुंबक की अक्ष के अनुदिश हमने बिंदु लिए हैं, ठीक है। ये दो बिंदु हमने लिए हैं, ये दोनों बिंदु जो है वो चुंबक की अक्ष के अनुदिश है, राइट। ये है चुंबक की अक्ष बीचों बीच से गुजरने वाली। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने चुंबक रखा, अब यहाँ पर दो चुंबकीय क्षेत्र एक साथ मौजूद हो गए। दो कौन कौन से, एक तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो पहले से ही हर जगह मौजूद है और दूसरा
इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जो मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये पूरी प्रक्रिया हम कैसे करते हैं। एक बड़ी सी लकड़ी की मेज़ होती है, उस लकड़ी की मेज़ के ऊपर हम एक कागज़ लेते हैं, जो पोस्टर टाइप के कागज़, बड़ा सा कागज़ लेते हैं। उस कागज़ को मेज़ के ऊपर बिछा के उसके कोनों को पिन से हम फिक्स कर देते हैं ताकि वो कागज़ खिसक ना पाए। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये कागज़ लिया, मेज़ के ऊपर हमने ये कागज़ बिछा लिया। ठीक है, ये बड़ा सा कागज़ है, और कागज़ बिछाने के बाद इसके चारों कोनों को मैंने पिन से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, दबा दिया, ऐसे कोनों पर मैंने पिन लगा दी। अब ये कागज़ हमारा हिल डुल नहीं सकता है, राइट। अब क्या है, सपोज ये जो है इधर उत्तर दिशा है और इधर दक्षिण दिशा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक चुंबक रखेंगे और चुंबक की हम आउटलाइन पेंसिल से बना देंगे। मतलब जैसे हमने ये चुंबक रखी, और चुंबक रखने के बाद उसके चारों तरफ हम ऐसे ऐसे पेंसिल चला देंगे, जिससे कि ये एक आयताकार आकृति बन जाए, जो हमें ये बताए कि भैया चुंबक हमारी यहाँ रखी हुई थी। सपोज हमारी चुंबक वहाँ से खिसक गई, तो दोबारा हमें चुंबक रखनी है तो हमें यहीं रखनी है, ना इसके इधर ना इसके उधर, नहीं तो हमारे जो परिणाम आएंगे वो थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। तो अब हम इस चुंबक की ये आयताकार आकृति पेंसिल से बना लेंगे। फिर इसके ठीक मिडल में, ये जो ठीक बीचों बीच से रेखा जाएगी, ये कहलाएगी चुंबक की अक्ष। ठीक है, ये मिडल हो जाएगा। अब ये मान लीजिए हमने कहा उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। अब क्या करेंगे, हम चुंबक को इस तरह रखेंगे, इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में हो जाए और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में हो जाए। ये पूरा प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं लाइव, विदाउट एनी मैग्नेट और पेपर। समझा रहा हूँ, आप समझिएगा बस। मेज के ऊपर ये कागज़ लगा है, कागज़ को फिक्स कर दिया पिन के द्वारा, उस पर मैंने मैग्नेट रख दी, मैग्नेट को एक पेंसिल से उसका बॉक्स बना लिया, ताकि अगर चुंबक खिसक भी जाती तो दोबारा हम उसको उसी जगह पर रख सकें। और बीचों बीच से हमने चुंबक की अक्ष बना ली। ये है चुंबक का उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। अब यहाँ पर दो चुंबकीय क्षेत्र मौजूद हैं। एक तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक, जो हमने आपको दिखा दिया, एच 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 चारों जगह, दिशा हमेशा दक्षिण से उत्तर की ओर। दूसरा इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी, अब देखिए ध्यान से। इन्हीं चार बिंदुओं पर हम देखेंगे। तो अगर हम देखेंगे, ये जो दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हम कहाँ लेते हैं, निरक्ष पर। ये है चुंबकीय निरक्ष, यहाँ पर एच, ठीक है, और यहाँ पर भी एच। निरक्ष का मतलब क्या है, ये जो अक्ष है ना, इसी अक्ष के मिडिल में ठीक बीचों बीच से एक ऐसी रेखा खींचो जो अक्ष के लंबवत हो, तो ये हो जाएगी चुंबक की निरक्ष। ये है चुंबकीय निरक्ष, या कह सकते हैं चुंबकीय अक्ष के लंबवत, और ये है चुंबकीय अक्ष। ठीक है, तो इस तरह से ये चुंबकीय अक्ष होगी, ये चुंबकीय निरक्ष होगी। ठीक, अब यहाँ पर चार बिंदु हैं, दो अक्ष पर हैं, दो निरक्ष पर हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बिंदु पर दिशा बताइए इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की, तो किसी भी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा कहाँ होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर। कहाँ, चुंबक से बाहर। अगर हम देखेंगे ये चुंबक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ये जो दिशा होगी वो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की होगी। अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ भी उत्तर से दक्षिण की, देखिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण की ओर ये दिशा होगी। अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये एन है, उत्तर से दूर की ओर, उत्तर से दूर की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी, बी की दिशा। और यहाँ पर क्या होगा, दक्षिण की ओर, यानी यहाँ पर दिशा जो होगी वो दक्षिण की ओर हो जाएगी। ठीक है, आप समझिएगा कि जब हम चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो कैसे खींचते हैं। देखिए ये चुंबक है हमारी एन एस, ऐसे ऐसे, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कहीं पॉइंट देखेंगे तो उत्तर से दूर की ओर दिशा आएगी। इस पर रेखा खींचो यहाँ पर, तो उत्तर से दूर की ओर आएगी। यहाँ पर आप दिशा देखेंगे तो दक्षिण की ओर आएगी, और यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर आएगी। ठीक है ना, ये चीज़ वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। जब आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर, इस पॉइंट पे उत्तर से दक्षिण की ओर, इस पॉइंट पे दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि उत्तर से दूर की ओर, और इस पॉइंट पे दक्षिण की ओर, यानी ये दक्षिणी ध्रुव है ना, तो दक्षिण की ओर। अब आप ध्यान से देखो,
इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो H और B दोनों की जो दिशाएं हैं वो सेम है। सेम है मतलब ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे भी क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, यानी यहाँ पर ये जुड़ रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पर देखेंगे, इस पॉइंट पर देखेंगे तो H की डायरेक्शन कहाँ है, दक्षिण से उत्तर की ओर, और जो B की डायरेक्शन है वो है उत्तर से दक्षिण की ओर। सेम यहाँ पर देखिए, यानी अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर B और H बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा, चूंकि देखिए दोनों के परिमाण बराबर हैं और दिशाएं कैसी हैं, दिशाएं हैं विपरीत, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा 0। देखिए बेटा कैसे परिणामी 0 हो जाएगा, बल एक सदिश राशि होती है। मान लीजिए ये एक कोई गेंद है, इसको एक लड़का इधर खींचता है 10 न्यूटन के बल से, एक लड़का इधर खींचता है 10 न्यूटन के बल से, दोनों द्वारा बल बराबर बराबर लग रहा है, दिशाएं विपरीत हैं, ये गेंद कहीं जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर परिणामी बल कितना है, 0 है। बस सेम चीज़ है यहाँ पर, क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्रों के जो परिमाण हैं वो बराबर बराबर हैं और दिशाएं विपरीत हैं, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0। यानी ये दो बिंदु हमें ऐसे मिलेंगे जिन पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होने का मतलब है कि इनसे होकर कोई भी चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरेगी। यानी ये दो कैसे बिंदु हो जाएंगे, उदासीन बिंदु हो जाएंगे। तो हमें दो उदासीन बिंदु कब मिलते हैं, जब हम क्या करते हैं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उत्तर दिशा की ओर रख देते हैं और दक्षिणी ध्रुव को दक्षिण दिशा की ओर रख देते हैं। उस स्थिति में हमें दो उदासीन बिंदु मिलते हैं। कहाँ? चुंबक की अक्ष के लंबवत, चुंबक की अक्ष के लंबवत हमें दो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। अब अगर क्या करते हैं, जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है उसे दक्षिण दिशा में कर देते हैं और दक्षिणी ध्रुव को उत्तर दिशा में कर देते हैं, तब क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए बेटा एक बात बता दूं, ये जो प्रैक्टिकल जो मैं करवा रहा हूँ इस क्लास में यूट्यूब पर, ऐसे कोई नहीं करवाने की कोशिश करता है, सबको रहता है जल्दी जल्दी बस समझा दो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जितना भी मैं आपको पढ़ाऊँ वो आपको आना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, यदि पेपर में कोई ऐसा सेगमेंट है जो आपको आता है, यानी जो आपने कभी पढ़ा है, और वो आपको यदि वहाँ पे नहीं आता है तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। उसके लिए आप सिवाय पछतावे के कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि वो हमारी नहीं छूटनी चाहिए, वो हमें हमेशा आनी चाहिए, राइट। तो कोशिश मेरी ये है कि मैं आपको पूरा सिलेबस एक बार नज़र से निकाल दूँ, ठीक है, लेकिन जो भी पढ़ाऊँगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं ठीक इसके अपोजिट की, कि अब हम n को पलट देते हैं, s और n को पलट देते हैं, तब देखिए क्या होता है। आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने जो ये फिगर बनाया हुआ है इसमें क्या है, अब जो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है s, वो देखिए उत्तर दिशा की ओर है और जो उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण दिशा की ओर है। तो अब देखिए क्या होगा, फिर से वही काम करेंगे कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्षैतिज घटक हमेशा पृथ्वी के तल के समांतर और दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, तो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर। तो इस पॉइंट पर भी अगर हम देखेंगे तो H की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी दक्षिण से उत्तर की ओर, यहाँ पे भी दक्षिण से उत्तर की ओर, यहाँ पर भी दक्षिण से उत्तर की ओर, और यहाँ पर भी दक्षिण से उत्तर की ओर। जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है वो हमेशा दक्षिण से उत्तर की ओर रहेगा। अब बात करते हैं इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप देखिए चुंबक के लिए हमने आपको बताया है कि जब हम निरक्ष पर देखेंगे तो हमेशा कहाँ होगी, उत्तर से दक्षिण की ओर, जो उत्तरी ध्रुव है उससे दक्षिणी ध्रुव की ओर। यानी जो B की डायरेक्शन होगी वो यही होगी जो H की डायरेक्शन है, ये B की डायरेक्शन है, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो भी उत्तर से दक्षिण की ओर होगी, यानी ये डायरेक्शन होगी, यहाँ पर भी B की डायरेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इस पॉइंट की, इस पॉइंट पे अब देखिए क्या होगा, जब हम अक्ष पर देखते हैं तो हमेशा कहाँ होती है, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर। यानी अब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो दक्षिण की ओर होगी। और जब हम यहाँ देखेंगे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर क्या होता है बेटा, इस पॉइंट पर हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो उत्तर से दूर की ओर, यानी अब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होगी। अब देखिएगा ये दोनों पॉइंट, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये B और H की डायरेक्शन सेम है तो ये तो जुड़ जाएंगे, ये एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर हम इन दो पॉइंट पे देखेंगे
तो यहाँ पर H और B की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आती हैं। अगर B और H बराबर हैं तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र फिर से कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, तो वहाँ पर कोई भी चुंबकीय बल रेखा इन पॉइंट से नहीं गुजरती है, तो इन्हें कहते हैं उदासीन बिंदु। तो B और H बराबर तो किसी ना किसी पॉइंट पे होते ही हैं, क्योंकि देखिए होगा क्या कि जैसे जैसे आप चुंबक से दूर जाएंगे, जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है वो घटेगा, और चुंबक के पास आएंगे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो जब आप चुंबक के बिल्कुल नज़दीक होते हैं तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, तो वहाँ पे जो पड़ला है वो चुंबक का भारी है, तो वहाँ पे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र काम करता है। लेकिन जैसे जैसे आप चुंबक से दूर जाएंगे वैसे वैसे जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है वो कम होगा, और जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ेगा, अपेक्षाकृत बढ़ेगा। मतलब जब ये कम होगा तो वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट पे आके क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो B और H एक पॉइंट पे तो बराबर हो ही जाते हैं, और उस कंडीशन में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वहाँ 0 हो जाएगा, और ऐसे बिंदु कहलाएंगे उदासीन बिंदु। तो हमें जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दक्षिण दिशा में और दक्षिणी ध्रुव को उत्तर दिशा में रखते हैं तो चुंबक की अक्ष पर 2 उदासीन बिंदु मिलते हैं, और जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उत्तर दिशा में रखते हैं तो चुंबक की अक्ष के लंबवत यानी निरक्ष पर हमें 2 उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं कि उदासीन बिंदु का कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछेगा। अब हम पढ़ते हैं कि अगर एक धारावाही चालक तार है सीधा, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं हैं वो किस प्रकार हमें प्राप्त होती हैं, और उन बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के कौन से नियम हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं। हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि किसी तार में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये ऑस्टेड का प्रयोग है जो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक है ना। तो एक तार है बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ ये एक तार है, लेकिन इस तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो क्या इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है। तो वास्तव में जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है वो कौन है, ये तार या धारा? तो जवाब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के कारण उत्पन्न होता है, ना कि तार के कारण। तार का तो सिर्फ इतना रोल है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर पा रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिससे धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो मुख्य काम है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण है, वो तार नहीं है बल्कि धारा है, या कह सकते हैं कि आवेश की गति है। क्यों? धारा क्या होती है? गतिमान आवेश को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। जब आवेश एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है तो उसी को हम धारा कहते हैं, करंट कहते हैं, राइट। तो ये तार है और इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये बन जाएगा हमारा धारावाही चालक तार। कैसा? सीधा। और इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं कैसी होंगी वो हमें पढ़ना है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये एक तार है और इस तार के सिरों के बीच में यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा देते हैं। मान लीजिए ये ज़रूरी है प्रतिरोध लगाना, ठीक है। और यहाँ पर हम एक मान लीजिए कुंजी लगा देते हैं। कुंजी से धारा को बंद करना है, चालू करना है, जो भी है। एक रियोस्टेट लगा देते हैं, ठीक है। रियोस्टेट से क्या करेंगे? धारा को कम करना है, ज़्यादा करना है, ये कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने ये एक बैटरी लगा दी, क्योंकि बैटरी के बिना तो धारा प्रवाहित होगी नहीं। जो दिष्ट धारा का स्रोत है वो क्या है? सेल या बैटरी। सेलों के संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। चलिए, ये हमने बैटरी लगा ली। तो ये जो मेरे सामने एक परिपथ बना हुआ है, संयोजन बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि अगर हम कुंजी को यहाँ पे बंद कर देंगे तो ये एक परिपथ बंद परिपथ हो जाएगा और इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। धारा प्रवाहित कैसे होगी? हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ आते हैं? इस पर, एनोड पर। कैथोड से एनोड पर आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यदि कैथोड से एनोड पर आएंगे तो धारा जाती एनोड से कैथोड, यानी ये होगी धारा की दिशा, ठीक है। मान लेते हैं इसमें कितनी धारा बह रही है? आई धारा बह रही है। तो ये आई धारा बहने लगी।
तो अब बेटा ये रियोस्टेट क्या काम करता है, ये धारा नियंत्रक हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये धारा के मान को कम या अधिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मान लीजिएगा इसमें आई धारा बह रही है, तो ये हो गया एक सीधा तार जो कैसा है, धारावाही है। तो सीधी बात बेटा, इसके चारों ओर यानी तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसकी चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या करते हैं बेटा, एक हम मोटा सा गत्ता लेते हैं, मोटा सा गत्ता लेते हैं और इस गत्ते पर एक हम वाइट पेपर यानी इसके ऊपर एक कागज, सफ़ेद कागज, एकदम प्लेन कागज चिपका लेते हैं। ठीक है, तो ये गत्ता लिया मोटा सा हमने और गत्ते पर हमने एक क्या किया, ब्लैंक पेपर यानी खाली पेपर जो कागज है वो हमने चिपका लिया। ठीक है बेटा, ये हमने इस पर चिपका लिया, खाली कागज चिपका लिया गत्ते के ऊपर और इस गत्ते में कर दिया बीचों बीच छोटा सा छेद ताकि उस छेद से होकर ये तार गुजर सके। तो इस तरह से बेटा ये हमारा गत्ता यहाँ पे लग गया, मान लीजिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा हो गया गत्ता। ठीक है, और इस तरह से थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। अब चूंकि यहाँ से छेद से निकलेगा ये, तो ये नीचे का जो हिस्सा है वो हमें दिखाई नहीं देगा, उसको मैंने डॉट 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 बना दिया। ठीक है, इस तरह से ये जो तार है वो इस गत्ते से होकर गुजर गया। ठीक, तार इस गत्ते के ऊपर चिपका है एक खाली कागज। अब क्या करेंगे बेटा, हम इस कागज पर हम चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं उनको हम कैसे खींचते हैं, उसके लिए हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, या तो चुंबकीय सुई की सहायता से खींचते हैं या लोहे के बुरादा, लेकिन हम लोग जो प्रायोगिक रूप से देखा जाए तो चुंबकीय सुई का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, चुंबकीय सुई के द्वारा हम यहाँ पर बल रेखाएं खींचते हैं। तो बेटा जब ऐसा करते हैं तो क्या देखने को हमें मिलता है कि जो बल रेखाएं हमारी हैं वो इस प्रकार की प्राप्त होती हैं, ऐसी ऐसी, यानी किसके रूप में, वृत्तों के रूप में। किसके रूप में, वृत्तों के रूप में। और वो भी कैसे वृत्त, ऐसे वृत्त की सबका केंद्र क्या होगा, एक ही होगा, ठीक बीचों बीच जहां से तार गुजरा है, यानी सारे वृत्तों का केंद्र एक ही है। तो हम ऐसे वृत्तों को कहते हैं संकेंद्रीय। क्या कहते हैं, संकेंद्रीय। तो जब हम एक सीधे धारावाही तार में धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम जब हम सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त करते हैं इस कागज के ऊपर चुंबकीय सुई के माध्यम से, तो हमें इस तरह से वृत्तों के रूप में ये चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती हैं। और कैसे वृत्त हैं, संकेंद्रीय वृत्त हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर में कि सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय बल रेखाएं हमें किस आकृति में प्राप्त होती हैं या किस प्रकार की प्राप्त होती हैं। तो हमारा जवाब क्या होगा, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में हमें ये चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती हैं। अब चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त कैसे करते हैं वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी पॉइंट पर हम चुंबकीय सुई रख देंगे। अभी क्या होगा, इस चुंबकीय सुई में एक होगा उत्तरी ध्रुव, एक होगा दक्षिणी ध्रुव, तो ये एक निश्चित दिशा में ठहर जाएगी। फिर अगले पॉइंट पर हम ऐसे पेंसिल से डॉट बना देंगे और फिर इसका जो ये एस है वो यहाँ पे रख देंगे। तो ये फिर से हमें इस तरह से ये ऐसे घूम जाती है चुंबकीय सुई ऐसे, फिर ये एन है, ये एस है। यहाँ पे फिर हम पेंसिल से ऐसे डॉट रख देंगे, यहाँ पे फिर हम रखेंगे चुंबकीय सुई का एस यहाँ होगा और एन यहाँ होगा। तो धीरे धीरे हम ये सारे बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक वृत्त मिल जाता है। तो जब हम छोटी से यहाँ से बनाते तो हमें और छोटा वृत्त मिलता है, जब यहाँ बनाते तो और बड़ा वृत्त मिलता है। तो इस तरह से हमें चुंबकीय बल रेखाएं ये जितनी आप चाहो उतनी खींच सकते हो। ठीक है, जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे चुंबकीय बल रेखा ये बड़ी बड़ी वृत्तों के रूप में मिलने लगेंगी। ठीक है, तो इस तरह से
ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि पहले क्या होगा, ये हमें ऐसे ऐसे पास पास मिलेंगी चुंबकीय बल रेखा, लेकिन जैसे आप दूर जाएंगे ये दूर दूर होती चली जाएंगी। इसका मतलब जानते हैं आप, इसका मतलब ये हुआ कि तार के समीप में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा है और दूर जाने पर कम होता चला जाता है। अब यहाँ पर जो हमने वृत्त बनाए हैं इन सब में हमने दिशा ऐसे बनाई है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये कौन सी दिशा है, ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा है। तो आखिरकार क्या ये दिशा ऐसी नहीं हो सकती थी? क्या ये दिशा ऐसी नहीं हो सकती थी? उसका जवाब है नहीं हो सकती थी। क्या ऐसी बल रेखाएं हमें प्राप्त हो ही नहीं सकती? हो सकती हैं। उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें धारा की दिशा को बदलना पड़ेगा। मतलब ये हमें बैटरी पलट के लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, हमें इधर धन प्लेट करनी पड़ेगी और इधर ऋण प्लेट करनी पड़ेगी। अब धारा की दिशा बदल जाएगी और धारा की दिशा जैसे ही बदलेगी क्या होगा, इन चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है वो ऐसे से ऐसी हो जाएगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो जाएगी, दक्षिणावर्त हो जाएगी। तो अब सर हम ये कैसे जानें कि कौन सी दिशा होगी? तो इसके लिए बेटा नियम है जो आपको याद रखने हैं। उन नियमों की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी। वो दो नियम है और वास्तविकता में देखा जाए तो वो दोनों नियम एक ही हैं, बस एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग हैं। तो वो दो नियम कौन कौन से हैं समझते हैं। तो अब हम समझेंगे बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो पहला नियम है दक्षिणावर्ती दक्षिणावर्ती को हम कहते हैं इंग्लिश में क्लॉकवाइज, यानी वो डायरेक्शन कौन सी, जिस दिशा में घड़ी की सुइयां घूमती हैं। अब देखिए घड़ी की सुइयां कैसे घूमती है। सपोज ये घड़ी है, यहाँ पे है 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। तो घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो ऐसे घूमती हैं, ऐसे 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 इस डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन होती है इसी को हम कहते हैं दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्ती पैच का नियम। अब ये दक्षिणावर्ती पैच क्यों कहा गया इसको समझिएगा। इस नियम को एक्चुअली एक पैच के माध्यम से, पैच जो बोल्ट होते हैं, पैच के माध्यम से समझाने की कोशिश की है वैज्ञानिक महोदय ने। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि एक बात आप समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये दीवार है, सपोज ये हमारा बोर्ड है और इस बोर्ड में हम क्या चाहते हैं कि एक पैच जो है, पैच वो इसमें कसा जाए, एक जो पैच है वो इसमें कसा जाए, धसाया जाए इसके अंदर। तो आप बताइए कैसे धसाएंगे। पैच को हम ऐसे रखेंगे, इसकी नोक को इसमें ऐसे रखेंगे और ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे। अब आप जरा गौर कीजिए हमारा हाथ कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, यानी हमारा जो पैच होगा वो घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा, ऐसे देखिएगा ऐसे। तो ये घड़ी की सुई की दिशा, तो पैच ऐसे घुमाएंगे तभी तो वो अंदर जाएगा। अगर हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो पैच बाहर आएगा, यानी वो खुलने लगेगा, बजाय अंदर जाने के वो खुलने लगेगा। तो हमें पैच घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए कहा है दक्षिणावर्ती पैच, ठीक है ना। तो करना क्या है बेसिकली, हमें बोल्ट को उस डायरेक्शन में अंदर धसाना है जिस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, जिस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है उसी डायरेक्शन में बोल्ट भी हमारा जाना चाहिए, पैच हमारा उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब आप समझ लीजिए जैसे अगर हम पिछले परिपथ की बात करें तो उसमें धारा की दिशा कहाँ थी, ऐसे ऊपर की ओर। तो हमारा पैच जो है वो ऊपर की ओर ऐसे जाना चाहिए, ऊपर की ओर। तो कब जाएगा बेटा, देखिएगा जब हम ऐसे ऐसे कसेंगे इसको, ऐसे ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्ती। तो हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो जिस दिशा में हम घुमा रहे हैं, जिस दिशा में हम पेचकस को घुमा रहे हैं वो दिशा होगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो चुंबकीय बल रेखाएं हमें कैसे मिलेंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे मिलेंगी, क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे घुमाएंगे ऐसे ऐसे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर से क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे, ठीक है, देखो ऐसे ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की, क्लॉकवाइज। ठीक, आप करके देख सकते हैं घर पे कि अगर पेंच हमें अगर ऊपर की ओर ऐसे छत में मान लो पेंच लगाना है तो हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तो ये जो अगर तार है तो इसके चारों ओर हमें ऐसे ऐसे
दिशा मिलेगी चुंबकीय बल रेखाओं की, यानी ऐसे जाएंगी ऐसे आएंगी, ऐसे जाएंगी ऐसे आएंगी। तो आप देखिए ऐसे जा रही ऐसे आ रही, तो ये है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो ये है दक्षिणावर्ती पैच का नियम। दूसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दूसरा है दाएं अंगूठे का नियम, हाथ का अंगूठा, ठीक है। तो दाएं अंगूठे का नियम ये क्या है? ये बड़ा आसान है, ये सब वही चीज़ है, बस उसको समझाने का तरीका दूसरा है। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ आपको क्या करना है, अपना ये दाहिना हाथ लेना है और इसका अंगूठा ऐसे कर लेना है और उंगली ऐसे कर लेनी, ऐसे उंगली ऐसे कर लेनी है, मोड़ लेनी है और अंगूठा ऐसे करना है। अब अंगूठा में किस डायरेक्शन में करना है? जो धारा की दिशा है उस दिशा में हमें करना है अंगूठा और अपनी उंगलियों को मोड़ना है। तो जिस दिशा में ये मेरी उंगली मुड़ रही है ऐसे, देखो ध्यान से, वो दिशा किसकी होगी? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो फिर से वही चीज़ देखेंगे, ये मान लीजिए तार है, धारा बह रही है ऊपर की ओर, तो अंगूठा हमारा रहेगा ऊपर की ओर। अब आप देखिएगा कि जब हम अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे, इस तार को पकड़ेंगे, मतलब तार को हम पकड़ लेते हैं ऐसे मान लो, ठीक, ये है मेरा तार, धारा है ऊपर की ओर, तार को पकड़ लेंगे, अंगूठा धारा की दिशा में, और जब उसको पकड़ेंगे तो मेरी उंगलियां कैसे मुड़ रही हैं? ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, यानी देखो अंदर से बाहर की ओर आ रही है, बाहर से अंदर की ओर। तो ये जो दिशा होगी वो फिर से क्या होगी? यही दिशा होगी, ऐसे, है ना। तो दोनों नियम बेसिकली देखा जाए तो बिल्कुल एक ही हैं, बस समझने के तरीके अलग अलग हैं। तो हम इन दो नियमों की सहायता से, ये दूसरा वाला हमें ज़्यादा आसान लगता है, इस तार को पकड़ लेंगे और अंगूठा को धारा की दिशा में, जिस दिशा में उंगलियां मुड़ेंगी वो आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। तो इस तरह से हम चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो कल ही मैं इसकी सेकंड क्लास अगली क्लास में लेके आऊँगा, ठीक है, क्लास 10th के लिए ही मैं कल की क्लास लेकर के आऊँगा। और मेरी अभी जो है विंटर वेकेशन हो जाएगी लास्ट दिसंबर से, और फिर लगभग 14-15 दिन की मेरी छुट्टियां रहेंगी, और उन दिनों में मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा। मैं कोशिश करूंगा क्लास 10th के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए। तो कीप वॉचिंग, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। अपनी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, उसको आप कमेंट में लिखिए या ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर बताइएगा, मैं ज़रूर उसका रिस्पॉन्स जो भी होगा मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। बाद बाकी कोई समस्या हो तो उससे हमें अवगत कराइएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।